नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज नए मुद्दे, नए तरीके की जिस तरीके से सियासत हो रही है उसको लेकर के हम आपके सामने आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दिशा किस तरीके से बन रही है आने वाले समय की राजनीति को लेकर के। आज दो खास मुद्दे जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला मुद्दा ये है कि विधायक दल से पहले जिस तरीके से सब लोग अपनी अपनी एक तरीके से जोड़ तोड़ में लग गए हैं, पैरवी करने में लग गए हैं, कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर के तमाम तरह की सियासत शुरू हो गई है। और बड़ा सवाल यही है कि हरियाणा और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आखिर में बनेगा कौन। और दूसरा मुद्दा जो ये है कि चुनाव परिणाम के बाद किस तरह की राजनीति होगी, विपक्ष बटा रहेगा या फिर बिहार की तर्ज पर महागठबंधन बनेगा, एकजुट होगा विपक्ष। इन दो खास मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट हमारे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील चोपड़ा जी, नेता सीपीएम के। हमारे साथ मौजूद हैं रमेश चंद्र रतन जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। पुष्पेंद्र कुलशेष जी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। भूपेंद्र धर्माणी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप के सिंह, ग्रुप एडिटर जैन टीवी के और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत दिलीप जी आपके साथ करना चाहेंगे। तमाम तरह की बातें जो है अब होनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहले जो है महाराष्ट्र की ही बात करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा पेच जो है वो वहीं पर फंसाए हुए हैं। अब आज जिस तरीके के डेवलपमेंट हो रहे हैं, एक तरफ आरएसएस का कहना यह है बीजेपी शिवसेना को नज़दीक जाना चाहिए। बीजेपी की तरफ से भी अभी तक कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। कहा यह जा रहा है कि दोनों विकल्प जो हैं, हर तरह के विकल्प खुले हुए हैं। कल जो है राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, उसके बाद जो है स्थिति पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। कहाँ आपको लगता है कि जाकर के बात बनती दिखाई देगी? एनसीपी से बाहर से समर्थन या छोटे दलों को लेकर के सरकार बनाने की भी बात निकल करके आ रही है? तमाम जो इंडिपेंडेंट हैं उनके साथ सरकार बनाने को लेकर के बातचीत हो रही है। कैसे देख रहे हैं इस समय की सियासत? नहीं तो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन महाराष्ट्र में अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास जो आंकड़े हैं और एनसीपी के तरफ से जो समर्थन का ऐलान है, इस दोनों के बाद सरकार किसकी बनेगी इस पे लेके तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब गेंद जो है वो बीजेपी के पाले में है कि वो एनसीपी का समर्थन लेती है, बाहर से अंदर से किस तरह का क्या संबंध एनसीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे के समय में उसको बढ़ा लेके जाता है, किस तरह से लेके बनता और बिगड़ता है, वो एक तरफ की बात है। बिगड़ने की कोई बात नहीं है, इसलिए कि बनने की बात है। किस तरह का शेप लेता है ये समय वी हैव टू वेट। जो दूसरी स्थिति है उसमें शिवसेना के पास विकल्प क्या है? क्या वो कांग्रेस के साथ या फिर एनसीपी जो कि समर्थन बीजेपी को दे चुके, तो कोई स्थिति नहीं बनती है शिवसेना के लिए। अगर शिवसेना 15 साल से बाहर है, वो बीजेपी के साथ है, तो ये शिवसेना की स्थिति है। शिवसेना के पास कोई विकल्प नहीं है। एनडीए में दिल्ली में वो सरकार में बैठे हुए हैं, तो इसलिए शिवसेना के पास कोई विकल्प नहीं। आज एनसीपी की तरफ से एक बयान आया है और उसमें ये कहा गया कि कांग्रेस के एक नेता का फोन आया था और कहा यह गया कि कांग्रेस एनसीपी मिलकर के शिवसेना को जो है सरकार बनाने का मौका दे और शिवसेना का मुख्यमंत्री हो। ये इस बयान को मैं वही पे आ रहा हूं। और मुझे जो तीसरी स्थिति है कि ये समय है बार्गेनिंग का, कौन कितना बार्गेन कर सकता है अपने पक्ष में। चूंकि मैंडेट जिस तरह का है उसमें बीजेपी नंबर 1 की पार्टी है और बीजेपी के पास और भी कई विकल्प खुले हुए हैं, छोटे दलों के जैसा आपने कहा वो भी विकल्प खुले हुए हैं। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है जहां केंद्र में सरकार है और ये तमाम जो न शिवसेना न एनसीपी और कांग्रेस की स्थिति जो है, कांग्रेस सरकार बनाने की समर्थन देने की सोचे, मुझे लगता है इस वक्त कांग्रेस में वो स्थिति नहीं है। कांग्रेस के पहले जो चुनौती है वो कांग्रेस अपने तरफ अंदर में झांक के देखे उन्हें क्या करना चाहिए। तो मुझे तो एक तो ये लगता है कि अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। विधायक दल का नेता बनेगा, चुना जाएगा, पर्यवेक्षक की जगह उस पर बातचीत हो रही होगी और हो भी रही है, बैठकें का दौर जारी है। तो मुझे लगता है कहीं कंफ्यूजन बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, सवाल ये जरूर है कि कौन होगा विधायक दल का नेता और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये सवाल अहम जरूर है। उसमें कई सारे पहलू को, कई सारे जो उसके अलग अलग मेरिट्स, किस व्यक्ति का, किस उम्मीदवार का, किस दावेदार का, क्या क्या पहलू उस पर चर्चा हो रही होगी और किस तरह के संबंध आगे एनसीपी से या शिवसेना से या अन्य तरह की सियासी
किस तरह से गठजोड़ को या किस तरह से संबंध को स्थापित किया जाए, उन तमाम मुद्दों को लेके मेरे ख्याल से दिल्ली में भी, महाराष्ट्र में भी, हर जगह पे चर्चा इस वक्त जारी है। चलिए फिर अब इस पर ही आगे चर्चा करते हैं कि मुख्यमंत्री आखिर में कौन हो सकता है। महाराष्ट्र की पहले बात करते हैं। सबसे ऊपर नाम पुष्पेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है, देवेंद्र फडणवीस का चल रहा है, जिस पर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। एक पेच जो उसमें आ रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना ये है कि एक ब्राह्मण नेता को अगर बनाते हैं तो लंबी राजनीति अगर करनी है महाराष्ट्र के अंदर, तो मराठा राजनीति के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते अगर 10 साल 15 साल के जो है सरकार चलानी है तो। क्योंकि अभी एक माहौल दूसरा है, लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ेगा फिर से मराठा की राजनीति हावी होने लगेगी। तो अगर शिवसेना को कमजोर करना है तो मराठा राजनीति को पकड़ करके बीजेपी को आगे बढ़ना होगा। क्या, कैसे आप देख रहे हैं, कौन आगे बढ़ सकता है मुख्यमंत्री? देखिए, इस बार आप ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरे महाराष्ट्र में अगर 5 हिस्सों में बांट लें, वेस्टर्न महाराष्ट्र, नॉर्थर्न महाराष्ट्र, मुंबई है, विदर्भ है, कोंकण है, तो जो विदर्भ में जो 62 सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 62 में से 44 सीटें जीती हैं। और विदर्भ को अलग राज्य बनाने की भारतीय जनता पार्टी हिमायती रही है। और यही कारण है कि 2009 में भी अगर आप देखें तो कांग्रेस ने जहां 34 सीटें जीती थी, उस वक्त भी बीजेपी ने 19 सीटें जीती थी। और देवेंद्र फडणवीस जो हैं, विदर्भ का जो एक हिस्सा है नागपुर, उस जगह से आते हैं, युवा हैं और अभी राजनीति में उनके दामन पे कोई दाग नहीं है। जो सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के सामने है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी क्लीन इमेज हो, कोई माजी उसका दागदार ना हो, और एक ऐसे जगह से भी आए जहां से एक तीर से 2 निशाने साधे जा सके। एक तो युवा, दूसरे विदर्भ से आ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि इस वक्त की राजनीति जो इस समय जो दिलीप ने उसको विस्तारित रूप दिया कि शिवसेना के साथ सरकार बनेगी, ये सब मोरलेस सभी को पता है। हाँ, ये हॉबनॉबिंग और ये नूरा कुश्ती चल रही है, इसके पीछे शिवसेना को निगोशिएटिंग टेबल पे लाने का दबाव है, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। मुझे लगता है कि इस सब के बीच में अगर आप मुख्यमंत्री की बात मुझसे पूछें तो जो आइडियल सिचुएशन है वो देवेंद्र फडणवीस की तमाम विदर्भा होने की वजह से, ज्यादा सीटें जीतने की वजह से, यंग होने की वजह से, क्लीन के साथ साथ इस वक्त बीजेपी के अंदर उस नेता की शिवसेना में बहुत अंदर तक पैठ है। और मैं समझता हूं कि शिवसेना अगर दबाव बनेगा और बीजेपी का मुख्यमंत्री की बात तय होगी तो शिवसेना देवेंद्र फडणवीस के फेवर में खड़ी होगी। चलिए धर्माणी साहब, आप भी देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में जा रहे हैं या आपको लगता है कि जो दूसरा विकल्प है, पंकजा मुंडे, वो भी युवा हैं, ओबीसी हैं, एक सिंपैथी फैक्टर भी है, महिला हैं और शिवसेना के संबंध उनके साथ भी बेहतर हैं। कल उन्होंने एक बयान भी दिया था कि अगर मेरी पार्टी जो है कहे तो मैं शिवसेना को सरकार में शामिल करने के लिए बातचीत कर सकती हूं। शायद एक तरीके का इंडिकेशन देना चाह रही हूं कि उनके किस तरीके से बेहतर संबंध है कि वो पैचअप करा सकती हैं सारी चीज़ों का। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो जो आपने अपने प्रश्न में सब चीज़ें कह दी, मुझे लगता है कि ये बात सच है। गोपीनाथ मुंडे जो उनके पिताजी थे, जिनका स्वर्गवास हुआ है, वो बीजेपी, महाराष्ट्र बीजेपी में एक ऐसे नेता थे जिनका संबंध जो है शिवसेना नेताओं के साथ बहुत बढ़िया था। अब उसका कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन ये सच्चाई है कि उनके संबंध उनके साथ सबसे ज़्यादा, और शिवसेना की लीडरशिप जो है वो उन पर विश्वास भी बहुत करती थी। हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसमें जो उनकी छोटी बेटी जिसने वहां से उनका बाई इलेक्शन लड़ा लोकसभा का, वो रिकॉर्ड 7 लाख के आसपास मार्जिन से जीती हैं। ये शो करता है कि मुंडे परिवार की प्रति या उनकी बेटियों के प्रति लोगों में वहां पर कितना ज्यादा सिंपैथी है या वेव है, आप जो मर्जी उसको कह सकते हैं। और पंकजा मुंडे दूसरी बार एमएलए बनी है। जहां तक पुष्पेंद्र भाई ने जो बात कही, वो प्रदेश के अध्यक्ष अवश्य हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो हम अभी तक देख पाए हैं उसमें जिस प्रकार की पिछड़ा वर्ग की राजनीति बहुत ज्यादा प्रभावित करती रही है हरियाणा, अपना उत्तर प्रदेश और बिहार में, अब
अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के और नरेंद्र मोदी, इन दोनों का लक्ष्य जो है वो आप जानते हैं कि झारखंड और उत्तर प्रदेश की तरफ है। झारखंड तो अभी इमीडिएटली है। मुझे जहां तक लगता है कि महिला, युवा महिला, पढ़ी लिखी महिला और बैकवर्ड और अलायंस पार्टनर से एक्सीलेंट संबंध, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो पंकजा मुंडे की तरफ मुझे लगता है कि निर्णय को ज्यादा झुकाएंगे। मैं बाकी के जो हमारे जो राजनेता हैं उनसे बातचीत करूं उससे पहले एक छोटा सा कमेंट दिलीप जी आपसे दोबारा चाह रहे हैं। एक तरफ पुष्पिन जी के तमाम तर्क हैं विदर्भ से लेकर के तमाम चीज़ों की, जिसके लिए वो देवेंद्र फडणवीस को अपना फेवरेट बता रहे हैं। भूपेंद्र धर्माणी जी के अपने तर्क हैं और वो पंकजा मुंडे को दूसरी बात और भी है इसमें, एक बात भूपेंद्र और जोड़ने, जो विदर्भ वाली जो बात कही है, जी जी जी, मुझे लगता है ये चाहे वो फडणवीस हो या कोई भी हो, बीजेपी का कोई भी नेता जो भी वहां पर मुख्यमंत्री बनेगा, जब तक केंद्र नहीं चाहेगा वहां पे विदर्भ की आवाज नहीं उठा सकते। चलिए, चाहे वो नागपुर का हो चाहे कहीं का हो। और ये एक सच्चाई है कि विदर्भ अगर बनना है तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और उसके लिए प्रयास शायद, मेरा जहां तक मानना है, झंडे वाला के इशारे पर शुरू होगा। चलिए, इस बीच दिलीप जी आप किसको फेवरेट मान रहे हैं? आपको लगता है इन दो नामों के अलावा कोई तीसरा नाम सामने आ सकता है? कई नाम है बीजेपी में, कई नाम है। एकनाथ खड़से भी हैं, सुधीर भी हैं, अगर प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी के भी नाम आए। हालांकि मैं नहीं मानता हूं कि केंद्र से किसी को वहां पे भेजा जाएगा। उसका कारण है क्योंकि अभी उसके लिए फिर लोकसभा के उपचुनाव को लड़े उसकी आवश्यकता नहीं है। और खास करके जो नेता ऑलरेडी केंद्र में काम कर रहे हैं बीजेपी में, केंद्र में भी काफी प्रतिभा की आवश्यकता है, तो मुझे नहीं लगता केंद्र से कोई भेजे जाएंगे। हालांकि चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर हो चाहे नितिन गडकरी हो, दोनों ने पहले कहा कि वो रेस में नहीं है, वो नहीं जाना चाहते। वो तो नितिन गडकरी ने साफ कर दिया कि यहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है कि कई और नाम पे चर्चा हो रही है और जिन नामों में ये भी देखा जा रहा है कि कैसे पूरे चीजों को कौन व्यक्ति है, चाहे वो ऐसा नहीं है कि उसमें पंकजा या देवेंद्र या एकनाथ खड़से के नाम पहले नहीं आए। सवाल है कि बीजेपी की जो सियासत है वहां पे महाराष्ट्र में जी, वो 121-22 जो भी कुल सीटें अब उनके पास मिली है बीजेपी को, जिस पे जीत हासिल हुई है, इन सीटों को और आगे की सियासत को पहले महाराष्ट्र में, फिर महाराष्ट्र के बाहर उस निर्णय से बाकी देश में क्या संकेत जाता है। और नरेंद्र मोदी यही एक फैक्टर रहा है, उन्हीं का अभियान रहा है, उन्हीं का चेहरा रहा है, उन्हीं के नाम पे वोट मिला है। बाकी ये तमाम नेता युवा भी हैं, उनकी अपनी पकड़ भी है, अच्छे तमाम चीजें हैं। तो इन चीजों को जोड़ के जो समीकरण बनता है, जो चीजें बनता है, वो सबसे ज्यादा किसके पक्ष में बनता है। मेरा कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि देवेंद्र और पंकजा दोनों के पक्ष में जो एक चीज इस वक्त है कि वो बहुत बेहद युवा है, खास करके पंकजा। वो एक पॉइंट ऐसा है जिसपे कि पार्टी के नेतृत्व क्या निर्णय लेती है, इस पे मुझे लगता है कि ये एक सवाल है जिसपे पार्टी के नेता भी सोचेंगे। नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं? नहीं, ये पॉजिटिव भी है, इसमें कुछ चीजें ऐसी भी है पॉजिटिव भी है, कुछ चीजें नकारात्मक भी है। उस पे जब बैठक हो और ये पार्टी के नेताओं को तय करना है, तो हम नाम पे चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा कोई फेवरेट हो या फेवरेट नहीं हो, हमें लगता है वो बहुत ही, हमारा कोई फेवरेट नहीं, हम तो हमारे तो हमें तो सिर्फ विश्लेषण करना है कि किन नेताओं की पकड़, किन नेताओं के में कितनी उनकी जो शख्सियत है, खास करके उनकी जो पर्सनालिटीज हैं, उनके कितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कितने अच्छा वो सियासी संगठन के साथ उनका क्या तालमेल है, कितने अच्छे काम कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें वो मेरिट के पे डिसाइड होगा। मुझे लगता है चाहे वो नरेंद्र मोदी डिसाइड करे, चाहे सामूहिक निर्णय हो। नहीं तो उनके तमाम पॉजिटिव नेगेटिव तमाम वरीयताओं को देखते हुए सबसे ज्यादा वरीयता आप किसको देना चाहेंगे, जो लगता है कि खांचे में फिट बैठ सकते हैं, जो तमाम मैं समझता हूँ दिलीप में से दो लोगों के बीच तक ले आए हैं। दिलीप जो कह रहे हैं कि पंकजा मुंडे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में समझते हैं। मैं वहां पे ये भी कहता हूं कि जो महाराष्ट्र की सियासत है, अगर आप उस महाराष्ट्र की सियासत को देखें तो मराठा और गैर मराठा की जो सियासत है उसको भी बैलेंस करने का भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है, आला कमान है, उसको तय करेंगे कि कैसे उसको ठीक बैलेंस रखना है। उस बैलेंस के करने में किसके पक्ष में
चाहे वो देवेंद्र, चाहे पंकजा, चाहे एकनाथ खड़से, चाहे सुधीर या कोई अन्य, या फिर ये तमाम चीजें अभी ओपन है। मुझे लगता है कि अभी उन चीजों पर चर्चा होगी। ये जो बात इन्होंने कही, मुझे लगता है नागपुर से होने का उनको एडवांटेज है। जी जी जी। और साथ में जिस प्रकार नागपुर के मेयर रहते हुए उन्होंने जो काम किया, जिस प्रकार की उनकी छवि रही है, जी जी जी, वो उनके फेवर में है। और जिस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन सबके होते हुए भी जी जी जी, जो फैक्टर जी आगे की रणनीति के लिए चाहिए वो उनके पास कहीं लैकिंग है। और पर्टिकुलरली उनका ब्राह्मण समुदाय से होना, शायद ब्राह्मण गैर मराठा, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लेकिन अभी रमेश चंद्र रतन जी समझेंगे कि आखिर में बीजेपी क्या सोच रही है और बीजेपी की रणनीति क्या होगी। साथ ही सुनीत चोपड़ा जी से भी एक प्रतिक्रिया लेंगे। एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फटाफट लौट रहे हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं और हमारा मुद्दा यही है आज का कि अब जो है महाराष्ट्र और हरियाणा में वो कौन से चेहरे हैं जो कि मुख्यमंत्री पद पर के लिए दौड़ रहे हैं और वो आखिरी चेहरा कौन होगा जो दोनों राज्यों में पदासीन होगा मुख्यमंत्री पद के लिए। क्या कुछ क्राइटेरियाज हैं, इस पर हम तमाम चीज़ों पर बातचीत करें। पहले हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र की, इसी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रमेश चंद्र रतन जी हैं। रमेश चंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या बीजेपी इस समय किन चीज़ों पे खास तौर से ध्यान देगी? तमाम मुद्दों पे हमारे जो तमाम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने अलग अलग पहलुओं को रखा, चाहे वो मराठावाद हो, ब्राह्मण का मुद्दा आ सकता है, आगे चल करके ओबीसी का मुद्दा जो है वो बाकी देश में भी मैसेज जाएगा, महिला का मुद्दा रहेगा, या फिर उन्होंने विदर्भ में जीत दिलाई है। बीजेपी के अंदर क्या कुछ चल रहा है और किन चीज़ों को खास तौर पे ध्यान रखा जाएगा जब मुख्यमंत्री या फिर विधायक दल का नेता का चुनाव जो है किया जाएगा? एक तो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से एक पूरे देश में एक मैसेज चला गया है जी कि जो कास्ट फैक्टर के बारे में जो अभी हमारे पत्रकार बंधु लोग बोल रहे थे, ये बिल्कुल समाप्त हो गया। मराठा, नॉन मराठा, जाट, नॉन जाट, पार्टी के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल आपने सुना होगा कि वो वर्ग जो पार्टी की रीति नीति से बिल्कुल वंचित था जी, वो वर्ग उफन करके आया और वो मोदी जी के सबका साथ सबका विकास उसके साथ इतना ही स्पीड से जुड़ा है। चूंकि हरियाणा में मैं एक जमीनी स्तर से 90 सीटों के उसमें कोऑर्डिनेटर के रूप में रहा, वहां भी नॉन जाट मूवमेंट दलित पिछड़ा उभर के आया। सेम पैटर्न वही है, मराठा नॉन मराठा वाला। एक तो ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं जी कि पार्टी इस 2014 लोकसभा के चुनाव से जी और ये 2 स्टेट के चुनाव में ये दिल दिमाग में से निकल चुका है। चूंकि पार्टी पे यही आरोप प्रत्यारोप थे कि जात वाली ये सेकुलर नॉन सेकुलर वाला फारा ये अब नहीं है। ये जो सिस्टम है ये पार्टी से ऊपर मतलब सोच रखती है। जैसे बैकवर्ड वाला जो है, ये बात सही है कि मुंडे जी एक शख्सियत थे और उनका और आज भी जो है लगभग 7 लाख के समथिंग जो मिट्टी की जीत हुई है, ऐतिहासिक है। लेकिन बड़ा स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि पार्टी का सोच बिल्कुल नहीं है किसी जात धर्म के आधार पर चला जाए। एक पॉलिटिकल सिस्टम जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है पार्टी का, पर्यवेक्षक गए हैं और पर्यवेक्षक मतलब एक दिन निर्धारित कल भी है। वहां महाराष्ट्र में जो आपके राजनाथ सिंह जी और नड्डा जी हैं, यहाँ वेंकैया नायडू जी हैं, तो यहाँ पर्यवेक्षक जाकर के जो विधायक दल की जो मीटिंग है उसे लेंगे, सोच विचार करेंगे। सोच विचार करने के बाद जो परिस्थितियां हैं उसके मुताबिक डिसीजन होगा। क्या क्या सोच विचार करेंगे जरा ये तो बता दें। सोच विचार हो सकता है और जो बात आप क्या क्या आधार होंगे ये बताइए। आधार एक तो दिलीप जी बड़ा स्पष्ट है कि आपकी बार जो पार्टी जो लोगों का जनता का जो मैंडेट है, जनता के जात धर्म से ऊपर उठ करके तो जात के आधार पर तो डिसीजन नहीं। मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या आधार होगा। मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपने कहा कल बैठक होगी उस पे आधार पे। चलिए मैं आपकी बात मान लिया कि बीजेपी जो है उस तरह की सियासत को आगे नहीं बढ़ाएगी जो अब तक देश में है। मैं समझ गया आपकी बात, बिल्कुल आपने उस आधार पर टिकट भी नहीं दिया होगा शायद। लेकिन
मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि किन किन बातों पे चर्चा होगी अगर आप मुख्यमंत्री जो आप कह रहे हैं, तो कौन से आधार होंगे चयन के? चयन के एक स्वाभाविक एक पैमाना है कि एक स्टेट के विकास के लिए तमाम चीजें हैं कि कौन किस टाइप से उसका अनुभव भी देखा जाएगा, उसकी जो राजनीतिक जो स्वरूप है वो भी देखा जाएगा। तो कौन खरा उतरता है, इसमें कुछ लोग भी निकल के आएंगे उस लोगों के निकलने में। लेकिन ये फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें कहीं भी जात धर्म नहीं आएगा। गैर मराठा गैर जाट ये दोनों जगह नहीं है, दोनों जगह इस टाइप का कोई बिंदु नहीं है कि न तो यहाँ है और न वहां है। रतन जात का जी, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के चुनाव जितवाने के बाद, तो वो बहस मुझे लगता है वो बहस जो है वही ले जा रहा हूं कि उस सब के बाद नरेंद्र मोदी के सामने खासतौर से दोनों राज्यों में एक ऐसा मुख्यमंत्री जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो और जिसकी बात पे लोग यकीन करें अगले 5 साल तक देने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत प्यारे प्यारे चेहरे हैं। ये स्टेटमेंट मत दीजिए, बहुत नेता है, सब पार्टी के पास नेता तो बहुत हैं, लेकिन वैसा है कोई? अब ये प्रूफ नहीं कर सकते उसमें, इसलिए प्रूफ नहीं कर सकते, चेहरे थे और चेहरों का क्या असर हुआ वो देख लिया। और हम लोगों का चेहरे एक चेहरे जिसको प्रतीक मानते हैं, उस प्रतीक में ही हम लोगों का भी सब लोगों का एक नीति और नियत सारी छिपी है, वो तो स्पष्ट हो गया। और ये जो हम लोग जैसे बोलते हैं कि वो छोड़ दीजिएगा, कांग्रेस के पास भी थे ये थे, वो सब धराशायी हो गए। और वो चाहे वो सुनामी का वो सब धराशायी हो गए, उसका तो कोई महत्व नहीं है। लेकिन रमेश जी, आपको मैं एक नीतीश कुमार और भाजपा की जब जीत हुई थी जी, तो नीतीश कुमार जी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में भी कहा था कि बिहार जो है अब जात पात की राजनीति से निकल चुका है। जी, आप वही बात आज कह रहे हैं कि भाजपा जो है इस तरह की सियासत नहीं करते। आप जानते हैं सियासत से देश नहीं, जो देश है वो उसके आधार पर सियासत, और जिस देश में जो सामाजिक जिस तरह की व्यवस्था है, जो सामाजिक संरचना है, वहां आपकी मजबूरी, आप चॉइस नहीं है आपके पास। तो इस बात को आप भी जानते हैं, आप सामाजिक संरचना को और उसमें सियासत में आप इस मुझसे बेहतर समझते हैं कि किस तरह से उसके जमीन पे उसका क्या प्रभाव होता है, उसकी किन कारणों से जमीन पे कौन पार्टियां किस तरह से सियासत में अपने अपने जो मोहरे हैं उसको लगाते हैं, या अपनी अपनी सोच को, अपने अपने विचार को, अपने यहां तक कि अपने मैनिफेस्टो को बनाने में भी इन चीजों का ख्याल रखते हैं आप। फिलहाल जो इस वक्त जो सवाल ये है कि आप इस बात को अगर ये बता पाएं तो बड़ा कि कौन कौन ऐसे लोग हैं आपके हिसाब से बीजेपी में जिसको आप कहते हैं प्यारे प्यारे चेहरे हैं, तो उन प्यारे प्यारे चेहरे कुछ नाम बताइए, कौन कौन से प्यारे चेहरे हैं? नहीं, ऐसा है कि इसमें मैं किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी व्यक्ति का नाम इसलिए नहीं बता सकता। प्यारे प्यारे चेहरे तो चेहरे प्यारे 47 है स्टेट में। अब ऑलरेडी 47 लोग मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। आपने भी दिलीप जी स्वयं जो है नाम जो जाहिर किया, फडणवीस जी का किया, पंकजा जी का किया, हमारे अभी केंद्रीय, लेकिन चूंकि मेरे जैसा व्यक्ति चूंकि एक सिस्टम के मुताबिक जो एक पार्लियामेंट वोट जाकर के वहां पर्यवेक्षक के रूप में जो निकल करके आएगा वो करेंगे। मैं उस टिप्पणी में नहीं जा सकता, और ना हमारे यहाँ ऐसा अधिकार है कि हम किसी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में हम किसी को जो एडवाइस करें, सिस्टम नहीं है। लेकिन इतना मैं फिर आपको मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि ये जो चीजें जो थी, जैसे बिहार वाले नीतीश जी का दिया, तो नीतीश जी का जो पोजीशन है वो आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी ने कितने जात को टिकट दिए थे और क्यों दिए थे ये भी पता है आपको, उसके पीछे क्या रणनीति ये भी पता है आपको, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो पीछे की चीज है, आगे की पीछे का ऐसा पीछे चला गया। इसका जवाब लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार भी मौजूद होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र हरियाणा में कौन से ऐसे चेहरे हैं जो कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है और कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। खासतौर से पहले महाराष्ट्र के ऊपर हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सुनीत चोपड़ा जी हैं, नेता सीपीएम के, रमेश चंद्र रतन जी हैं, नेता बीजेपी के, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, भूपेंद्र धर्माणी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं, दिलीप के सिंह हमारे साथ मौजूद हैं,
ग्रुप एडिटर जैन टीवी के, और साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अवधेश कुमार जी भी अब जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे। सुनीत जी, आपसे अब तक बातचीत नहीं हुई, आप इस पूरे इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं और किस नजरिए से देख रहे हैं? जिस तरीके से तमाम लोग इसको कह रहे थे कि अब बहुत जल्दी इतनी कम टाइम में एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार के खिलाफ हो गई है, महंगाई कम नहीं हुई, कालाधन कम नहीं हुआ, अब लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह के नतीजे अपने आप में इस बात का द्योतक हैं कि अभी भी नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी में कोई कमी नहीं आई है। आप कैसे देख रहे हैं? मेरी समझ ये है कि एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त एक यूनिलैटरल एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, एक तरफा नहीं थी। कांग्रेस के खिलाफ इतनी तीव्र एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है इन रिजल्ट्स में कि वो होता है अंधों में काना राजा जीत जाता है, उसमें क्या है? नहीं तो आप भी तो एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जो बीजेपी कह रही थी कि हम महाराष्ट्र में अपनी प्योर सरकार अंधों में नहीं बना सके। अब आपको मैं चिल्लाने नहीं दूंगा। नहीं, आप अंधों में काना आपको नहीं बने, आप चिल्लाएंगे अंधों में तो काना बोल रहे हैं। मतलब सारी राजनीति अंधी है और एक काना उसमें आ गया। हाँ, तो ठीक है, केवल सीपीएम के पास है। उसमें क्या है? अब आगे जाएंगे या उस अंधे में आप भी मानते हैं अपने को? अभी हम नहीं, हम अपने आप को एक दूसरी तरह का विकल्प मानते हैं। हम अपने आप को एक दूसरी तरह का विकल्प मानते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप देखेंगे कि ये सक्सेस जो है, ये सक्सेस बाजार बात की इलेक्शन मैनेजमेंट की है। क्योंकि अगर आप वोट्स परसेंटेज देखेंगे तो महाराष्ट्र में बीजेपी को सिर्फ 28% मिला। इसका मतलब है लगभग 78% वोट इनके खिलाफ गया। बीजेपी शिवसेना अगर मिला लिया है तो बीजेपी शिवसेना गठबंधन। नहीं, अभी उस पे आ रहा हूं। आई मीन बैलेंस करके देखना चाहिए ना ये सब। माने सारे हरियाणा में 33% सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कैराना की सीट अब हार के आए। सारे 29% में मैं ये कर रहा हूं, सारे 29% में मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में कैराना हार के आए और आपको वहां जहां रायट हुए अजीब अजीब। और मैं इसलिए रतन जी का सारा एनालिसिस ऐसा है, बाई इलेक्शन को रोते रोते अभी आपका पेट नहीं भर रहा है, अब तो आपकी आंखों का आंसू बंद हो जाना चाहिए। आंसू बाई इलेक्शन को क्यों चीख रहे हो? आपको वहां से रहे हैं और हम जवाब में चीखेंगे, हम नहीं चीखेंगे। अब तो आपकी आंखों के आंसू ही छिप जाने चाहिए। हमारी आंखों में आंसू नहीं आते ही नहीं है, आते ही नहीं है। अरे भाई एक गम हो तब ना आंसू आए। राज्य से राज्य खत्म हो गए इनके पूरे जीवन में। रोने धोने वाले लोग और कोई होंगे, हम उनको जानते नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि पहली चीज तो ये है कि ये दो एंटी इनकम्बेंसी फोर्सेस और आप चाहें तो आप कहिए कि धीमे रंगों में एक ज्यादा धीमा निकला, एक कम, और कुछ नहीं है। दूसरी चीज जिसको हम भूल नहीं सकते हैं कि इस इलेक्शन में जहां तक जो बहस पे हम चल रहे हैं, बिल्कुल दोनों शिवसेना और बीजेपी की सीटें बड़ी हैं, तो जो स्वाभाविक साथी होगा महाराष्ट्र में वो शिवसेना होगा। भले नाटक जो मर्जी हो उससे पहले मैं कह नहीं सकता। दूसरी चीज जो है, जो मुख्यमंत्री होगा वो ऐसा होगा जो दोनों शिवसेना और भाजपा को पसंद हो। तो उस पे भी हमें सोचना चाहिए। जहां तक हरियाणा का सवाल है, एक जो विधायक चुन के आए हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट। भाई इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। जो चुन के आए हैं वो उन गंदे लोगों में से थे जिनकी लिस्ट आम आदमी पार्टी ने निकाली है। तो साफ आदमी को ढूंढना अपनी औकात को संभालने, आम पार्टी वालों की खुद की औकात तो इस लायक नहीं है कि उनके कपड़े कितने गंदे हैं।
चुनाव होंगे आम आदमी पार्टी आपको दिखाएगी आप कहां बैठे हैं। कहीं उसको डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं। अवधेश जी उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसको भूल गए हैं क्या? दोबारा उसी टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हरियाणा, मेन चीज ये है जी जो हमें देखनी चाहिए सवाल कर लेता हूं जी कि जो स्थिति है आज हिंदुस्तान की, जी ये दोनों पार्टियां एक जैसी हैं, राहु केतु जी, और कई लोग राहु में से केतु जाके सीटें जीत के आए। सुमित जी एक जो इनकी राजनीति है, एक प्रश्न आपसे, एक मिनट मैं इसको खत्म कर लूं, फिर आप एक प्रश्न आपसे ही पूछ रहा हूं जी। आप जो बात कह रहे हैं जी, इसमें आपने शायद अभी स्टेटमेंट सुनी होगी कि एनसीपी के एक नेता ने ये बात कही है कि कांग्रेस नेता ने ये बात कही कि हम शिवसेना के साथ मिलके क्यों ना अलायंस कर लें, जिसको आप समर्थन करते रहे हैं ना इस धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, उस पार्टी ने शिवसेना से परहेज करना छोड़ दिया है। मैं ये बताना चाहता हूं। ये दोनों चीजें मैं आपको बता दूं। पहली चीज है कि धर्मनिरपेक्षता, जैसे आपने कहा कि मुझे लगता है, देखिए मुझे लगता है सांप्रदायिकता का आधार नहीं रहेगा। कैराना सीट ने सिखा दिया है मुझे लगता है धर्मनिरपेक्षता सुनीत चोपड़ा जी आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। देखिए मुझे लगता है दूसरी चीज जो आप आपने कही तो उस पे भी जाना है, दूसरी चीज जो है उस पे भी जाना है, वो ये है कि इन मामलों में ये दोनों पार्टियां एक ही राजनीति पे चलती हैं, और जो बजट पेश हुआ बताइए हिंदुस्तान लोगों के पास विकल्प नहीं है, अंधों में काने राजे ही पकड़े जाएंगे। टॉपिक से अलग जा रहे हैं हम लोग। असल बात यह है कि सुनीत चोपड़ा जी एक आइडिया को वर्षों से, सालों से ढो रहे हैं, उसी आइडिया को ढो रहे हैं। अब उस ढोते उस आइडिया में ये बेसिकली दब गए, लेकिन उसी को ढोएंगे। इसलिए अब वो चीजों को सियासी तौर से, विश्लेषक के तौर से नहीं, आप उसी आइडिया के चश्मे से ही चीजों को देखेंगे और बोलेंगे। गौरवान्वित कर दीजिए उनको। मैं तो कह रहा हूं ढोने की बजाय अपनी आइडिया को धो रहे हैं। वो ये इसको ढोने और ढोने में फर्क है। अब ढोने और धोने में फर्क है। सुनीत चोपड़ा जी के पास कहने के लिए जब कुछ नहीं है तो सोच बहुत करके कुछ है कहने को, करने को शब्द बोलते हैं। अरे इस समय आपने कभी कहा था चुनाव के पहले कि एक व्यक्ति जो खड़ा हो जाएगा और हरियाणा में अपनी बदौलत बहुमत ले आएगा, वो महाराष्ट्र में जाके अकेले चुनाव लड़ेगा और 122 सीटें ले आएगा, ये कभी दुस्वप्न में भी आपने सोचा था? ये नहीं सोचा था। नहीं है। सुनीत चोपड़ा, देश की बदलती राजनीतिक धारा को समझने की कोशिश करिए। जो अंदर करंट है इस देश में, कि इस देश में गठबंधन के नाम पर, सेकुलरवाद के नाम पर, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय के नाम पर जो कुछ राजनीति हो रही है, धीरे धीरे लोग उसके विरुद्ध खड़े हो रही हैं। इसीलिए तो गठबंधन की राजनीति महाराष्ट्र में होगी और सामियाना उखड़ रहा है, दूसरे का भी उखड़ रहा है, और जो अभी जीत रही है महाराष्ट्र में। अवधेश जी जरा जो विषय था एक बार फिर से उस पर आते हैं कि मुख्यमंत्री पर हम चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र पे काफी हद तक चर्चा हो गई है। महाराष्ट्र पे आपको क्या कुछ लगता है क्राइटेरियाज होंगे? और हरियाणा, अब हरियाणा पे शुरू करते हैं क्योंकि समय कम बचा हुआ है हमारे पास। हरियाणा में क्या कुछ स्थिति लग रही है आज? महाराष्ट्र पे तो अवधेश जी साहब पूछ रहे हैं जी। पहले अवधेश जी से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तो बनवा दीजिए अवधेश जी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये बताइए। किसको वरीयता आप दे रहे हैं? वरीयता मतलब कौन है? आपको लगता है कि वो उसके आधार आपको बताना होगा कि क्यों वही बने? Why you want to? नहीं, प्रश्न है कि देखो ऐसा है कि हम लोग हरियाणा में कौन मुख्यमंत्री होगा ये मेरे लिए कोई मुद्दा ही नहीं रहा। महाराष्ट्र में या हरियाणा में, लेकिन चूंकि इस समय वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर मिला है तो सबकी नजर अब यही है कि उस प्रदेश का नेतृत्व पृथ्वीराज चौहान के बाद कौन करेगा। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 4-5 नाम आए हैं, चाहे देवेंद्र फडणवीस का हो, चाहे एकनाथ खड़से का हो, चाहे सुधीर तावरे का हो या नितिन गडकरी का हो, इनमें से कोई ऐसा नाम नहीं है जो कि मुझे अनुपयुक्त लगता हो। सबके अपने अपने गुण है, लेकिन इस समय जो प्रदेश का संकट है वो है कि गठबंधन की सरकार को चलाना है, ऐसे गठबंधन की सरकार को जो बिना गठबंधन के जीत के आई है। ये नहीं है कि गठबंधन की जीत हो और उसमें आपका नेता हो। बिना गठबंधन के जीत के आने के बाद बाहर के समर्थन से या मिलजुल के सरकार बनाने की जो एक काबिलियत चाहिए, उसमें हिंदुत्व के प्रति जो एक
एक कट्टरता होगी या ऐसे मुद्दों पर जो आक्रामकता होगी वो संभव नहीं होगी। तो क्या इसके लिए उसमें से कौन से चेहरे होंगे, इसका ध्यान रखना। जो इस समय भाषण में उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आरोप लगाया है, खासकर एनसीपी के विरुद्ध, उसका समर्थन लेते हुए भी उसको ईमानदारी से जांच करवाना, जो विकास और बाकी गिरे हैं उसको बढ़ाना, और जो इस समय एक इस्लाम की कट्टरता के कारण महाराष्ट्र में भी जो एक हिंदुत्व की कट्टरता उभरी है नौजवानों में और चारों ओर, उनको ठीक से समन करते हुए ले चलना, ये काम अभी करने की जरूरत है। तो उसमें एक अनुभवी और एक योग्य नेता चाहिए। ये थोड़ा कठिन फैसला है मैं नरेंद्र मोदी के लिए और संसदीय बोर्ड के लिए, लेकिन क्राइटेरिया तो यही होगा इस समय, क्योंकि वहां जाने के बाद अगर जिससे आप समर्थन ले रहे हैं आप उस पर मुकदमा करते हैं, तो जो उसके दबाव आएंगे उसको झेलते हुए कैसे आप काम करते हैं। जो सांप्रदायिक तनाव, जैसे कल हमारे साथ एक बैठे हुए थे, वो देख रहे थे केवल इस मुसलमान कहां वोट दिया है ये छांटने वाले लोग, एमआईएम का प्रवेश होने के बाद जो वातावरण बना और बिगड़ा है, और जिसको ये लोग गले लगाते हैं सुनीत चोपड़ा जैसे लोग, ये सब प्रदूषण को झेलने वाला आदमी, नाम किसी का इस समय लूं ये उपयुक्त नहीं होगा। तमाम लोग एक आइडियोलॉजी उसके पीछे जो होनी चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, वो बात। तो ये जो अभी अब तक जो चर्चा हम कर रहे थे उसमें तमाम लोग युवा शब्द पे ज्यादा जोर दे रहे थे, तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र में युवा से ज्यादा अनुभवी जो है? नहीं, नरेंद्र मोदी ने क्राइटेरिया बना दिया है कि भैया एक उम्र के पीछे के लोगों को ही रखना है। हालांकि मैं निजी तौर पर इससे सहमत नहीं हूं। युवा कोई उम्र से नहीं होता है, उसके काम से होता है। लेकिन एक अवधेश भाई, आप बार बार जब टेलीविजन पे ये विरोध करते हैं तो कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि कहीं आप ये बार बार अपने आप को तो नहीं मान के चलते कि युवाओं को लागे लाया जा रहा है और उम्र का क्राइटेरिया उसकी वजह से तो नहीं कोई कर रहे, ये आप बार बार ऐसा करते हैं। मैं इतना बूढ़ा अभी नहीं हो गया हूं कि आप ये सब बोल के पूरे देश में मेरे विरुद्ध दुष्प्रचार कर दीजिए। अभी मैं इस उम्र में हूं कि मेरे को तो कोई भी पूछ लेगा, इसलिए मैं उसमें नहीं हूं। ये सुनीत चोपड़ा की समस्या हो सकती है, दिलीप सिंह की समस्या हो सकती है, जब सोते भी हैं तो मेरा ख्याल ख्वाब भी आप मेरे ही देखते होंगे, क्योंकि आपने प्रश्न किया है बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस देश में क्या केवल उम्र को जुआ माना जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने किस उम्र में देश में क्रांति की ज्वाला फैला दी थी, महात्मा गांधी ने किस उम्र में दांडी मार्च किया था, मैजनी और गैरिबाल्डी ने किस समय इटली में विद्रोह किया था, जॉर्ज वाशिंगटन का उम्र आप अगर उम्र के आधार पर देखेंगे तो मैं इसलिए कहता हूं कि मैं इससे कभी सहमत नहीं होता हूं। एक युवा भी बूढ़ों से ज्यादा जो है अनस्फूर्तिकारक, बूढ़ों से ज्यादा निरुत्साहित, बूढ़ों से ज्यादा आलसी और कामचोर हो सकता है, और एक उम्र से ज्यादा होते हुए भी वो कुंवर सिंह की तरह युद्ध करने वाला, हाथ कटने के वाले लड़ सकता है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी की इस क्राइटेरिया से सहमत नहीं होता हूं, लेकिन इस समय उन्होंने बना दिया है तो इसका वो पालन करेंगे कि 60-65 के नीचे कहीं आसपास के 65 के आसपास के लोगों को। ये जो तमाम क्राइटेरिया आप बता रहे हैं उस क्राइटेरिया में आप फिट किसको मान रहे हैं? सारे फिट हैं उसमें, फडणवीस भी है, एकनाथ खड़से भी है, नितिन गडकरी भी है। नाम नहीं बताएंगे आप? सब सारे हैं, नाम नहीं बताएंगे? जावड़ेकर भी है, जावड़ेकर का तो पंकजा भी है, सुधीर भी है। चलिए अब हरियाणा पे आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में भी स्थिति काफी दिलचस्प है और खासतौर से दिलचस्प। हरियाणा के बारे में पूछिए रमेश जी से, वो रह के आए हैं। बिल्कुल, कौन सबसे ज्यादा पूरी 90 सीटों पे कोऑर्डिनेशन किया है उन्होंने, उनको एक सीट का पता है। चलिए पहले रमेश जी से पहला सवाल। रमेश जी, वहां पर भी कई तमाम नाम निकल करके सामने आ रहे थे, तमाम दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से खट्टर साहब को कल चुनाव मिलने के बाद खबर आई कि सुरक्षा बढ़ा दी गई, उसके बाद से अमित शाह ने दिल्ली बुला लिया उनको, इस तरह की प्रबल संभावनाएं मीडिया में और तमाम अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि क्या फाइनल कर लिया है नाम, या अभी भी जो है जो कैप्टन अभिमन्यु समेत जो तमाम लोग जो उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके भी चांसेस हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि योग्यता, अनुभव, ये प्राथमिकता मुख्यमंत्री पद की चयन की होगी। जी जी। योग्यता में क्या क्या चीजें देखेंगे? और हरियाणा में आप रहे हैं, योग्यता का क्या वो सर्टिफिकेट देखा जाएगा? योग्यता का क्राइटेरिया वो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं जी, क्या उस एक सामाजिक संरचना की व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को, शासन की सोच को कैसे अपने रूप में डेवलप करके उसको बना पाए। कोई ऐसे नेता नहीं, क्योंकि वहां बीजेपी की कभी सरकार नहीं रही। बीजेपी 4 सीट से 47 पे जीत के आई है। आपको पता है बीजेपी में नेता जरूर हैं जो बहुत दिनों से हैं, चाहे वो रामविलास शर्मा जी हो, चाहे
कई सारे पुराने नेता हैं वहां पे, जो सुषमा स्वराज, बहुत सारे नेता हैं वहां पे जो बहुत दिनों से वहां पे बीजेपी के झंडा को लेके घूमते रहे, जब कोई पार्टी में आने के लिए तैयार नहीं था, जब आपको यहां तक कि इस चुनाव में भी आपको उम्मीदवार बाहर से लाने पड़े। ऐसे में सही है कि हम क्या, मेरा सवाल है रमेश जी कि क्या जो कांग्रेस से आए हैं आपके पार्टी में, उनको भी आप बना सकते हैं? ये भी है, उसमें कोई योग्यता में उसपे असर पड़ सकता है क्या? पहला चीज तो ये सही है कि हरियाणा की जमीन हमारी उस टाइप से फर्टाइल नहीं थी, हम 4 पर थे, वो 4 से आज हम फुल प्लस मेजोरिटी में आ गए हैं। दूसरी चीज एक और भी है कि क्योंकि योग्यता के आधार पर आप कहेंगे तो राव इंद्रजीत सिंह है। नहीं, अब जैसे एक और चीज है, जैसे पार्टी अन्य पार्टियों से जो लोग आए हैं वो हमारी आइडियोलॉजी और विचारधारा के तहत आए हैं, और तो क्या उनके लिए खुले हुए हैं ये विकल्प? नहीं, अब जो ऐसा है, ये उनके इनके शब्द तो इसलिए खत्म हो गया कि जो हमारी परिधि में आ गए, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में हो गए, एक चीज हमारे हैं। रतन जी एक चीज बता दें, एक चीज बता दें जी कि मुख्यमंत्री विधायकों में से बनेगा कि केंद्र से भी भेजा जा सकता है? ये तो बिल्कुल डेड श्योर है कि जो विधायक दल में से होगा उसी में से होगा, केंद्र से नहीं भेजा जाएगा, ये श्योर एंड सर्टेन है। वो तो है। और ये तो 2 लोग मुख्यमंत्री के दौड़ में से बाहर हो गए, राव इंद्रजीत को बाहर कर दिया आपने, सुषमा स्वराज को बाहर कर दिया आपने, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, किशन पाल 3 को बाहर कर दिया आज आपने, तो बाकी बचे हुए में से अब आप विधायकों में से चुनेंगे? ये विधायक दल में से ही चुना जाएगा, और ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्लियर कर दिया गया। नड्डा जी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम लोगों का ये बिल्कुल सोच पार्लियामेंट बोर्ड में तैयार की है कि जो विधायक दल में से जो होंगे वही होंगे, केंद्र से कोई आयात निर्यात वाला सिस्टम नहीं है, ये तो निश्चित कल कर दिया। दूसरी चीज एक और है कि वहां की नहीं तो अनुभव का भी कोई ध्यान रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा? अनुभव मैंने एक चीज कहा ना कि योग्यता और अनुभव और ईमानदारी, ऐसा है, इस क्राइटेरिया को देखें तो आपके पास नाम बहुत लिमिटेड रह जाते हैं। ये तीनों चीजें इस देश में सबसे महंगी है, कहां मिल रही है? जीरो टॉलरेंस पर जो हमारा सिस्टम है रहेगा, तो जीरो टॉलरेंस पे तो आपके पास ऑलरेडी है एक, मुझे लगता है आप अनिल विज जो है वो 5वीं बार एमएलए, इनका कोई भी विधायक ऐसा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो कि हमारे यहाँ एक क्राइटेरिया, एक पार्लियामेंट बोर्ड का सिस्टम है, और यंग है, वो ईमानदार है, मेरे छवि अच्छी है। नहीं, मेरे जैसा व्यक्ति किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं, लेकिन आपने जितना दौरा किया है 90 सीटों का, अगर पार्टी आपसे पूछे तो आपकी निगाह में सबसे अप्रोप्रिएट कौन कैंडिडेट होगा विधायकों में से, आप ये तो बता सकते हैं। एक पहली चीज तो ये है कि ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे। अरे आप टेलीविजन पे ये तो बता दें कि भाई मेरा मानना ये है, हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के मुताबिक पार्लियामेंट बोर्ड है, और बोर्ड के उसी दायरे से ही सारी चीजें निकलती हैं। चलिए आगे दिलीप जी, आपको क्या लगता है, तमाम नाम आ रहे हैं, खासतौर से मुझे तो लगता है कि जो सबसे ज्यादा हरियाणा की सियासत को समझने वाले हमारे साथ बैठे हुए हैं भूपेंद्र धर्मानी जी, वो एक एक व्यक्ति को वो जानते हैं। वो अगर इस पे बताएं कि कौन कौन से क्राइटेरिया हरियाणा के सियासत में सुटेबल होगा बीजेपी के लिए, और बाहर भी कुछ अच्छे संकेत और संदेश जाएंगे, वो कौन से लोग हैं? धर्मानी जी खट्टर साहब को जो दिल्ली बुलाया गया था, क्या उससे भी कोई मैसेज क्या है, क्या कोई समझने लायक? देखो, मैसेज जो भी हो, जो बात दिलीप जी ने पूछी है उसका तो जवाब दिया जा सकता है कि क्या हो सकता है, करेंगे वो क्या, ये मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल, कारण ये है कि वहां पर इस समय जिस प्रकार 27 लोगों को इन्होंने जाटों को टिकट दिया, उसमें से सिर्फ 7 जीत कर आए, तो जाट का प्रश्न, वो भी नॉन जाट के वोट से जीत के आए। हाँ, लेकिन अगर आप देखें कि सिरसा की पूरी बेल्ट जहां पे जाट डोमिनेट करता है, हिसार, इसी प्रकार रोहतक, सोनीपत, यहां पे बिल्कुल बीजेपी बहुत बहुत लिमिटेड, मतलब सोनीपत से बिल्कुल साफ हो गई। इनके अपना जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार, वो ये बता रहे हैं कि वहां के सांसदों ने विरोध किया है। आज अगर बीजेपी के डिसिप्लिन की बात करें, बीजेपी के प्रति समर्पण की बात करें, तो जो दिलीप भाई ने बात कही है, मुझे लगता है कि जहां पर एक भी इनका एमएलए नहीं था, वहां से 11 एमएलए चुन के लाना अपने दम पर, वो तो राव इंद्रजीत ने ही किया। राव इंद्रजीत ने ही प्रारंभ किया हुड्डा के खिलाफ कैंपेन, और अगर वो सारा पैमाना देखा जाए तो उस पैमाने में फिट बैठते हैं राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि अहीरवाल से बहुत लंबे समय से उपेक्षित स्थान है, और वहां से एक ईमानदार अच्छा आदमी अगर कोई आ सकता है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे इन्होंने कहा
कि वहां से विधायक दल से ही होगा। अब विधायक दल से होगा तो सबसे ज्यादा अनुभवी जो है वो अनिल विज है, लेकिन वो जोड़ तोड़ का माहिर नहीं है, वो संघ के भी नजदीक है, साठ-गांठ में माहिर नहीं है, साठ-गांठ में माहिर नहीं है। तो योग्यता है साठ-गांठ करना है, तोड़-फोड़ करना। देखिए राजनीति की बात आजकल की तो है, लेकिन अगर आप ये बात कहें कि कौन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अगर तो आप वास्तव में जिन जिन मुद्दों को लेकर लड़े हैं तो चाहते हैं कि वहां पर इफेक्टिव हो, तो जो नजर आता है प्रशासनिक अनुभव और क्लीन इमेज के हिसाब से वो तो राव इंद्रजीत है। मैं तो बड़ा साफ नाम लेने में विश्वास रखता हूं। अगर आप कहते हैं नहीं विधायक दल से होगा और आपने अभी आजमाना है, तो वो तो उसको तो चौधरी बंसीलाल ने ऑफर किया, विधायक थे इंडिपेंडेंट, आप आइए कैबिनेट में बन रहिए, हमारे दल में आइए। चौटाला ने ऑफर किया, हमारे दल में आइए, हम आपको कैबिनेट बनाते हैं। उन्होंने कहा मेरा दल बीजेपी ही है। सुषमा स्वराज और सूरज भान की लड़ाई का शिकार होकर उनको पार्टी से निकाला गया। उस व्यक्ति ने इंडिपेंडेंट वहां से लड़ता रहा, 3 बार जीता, लेकिन किसी दल को ज्वाइन नहीं किया, कैबिनेट मंत्री बन सकता था। आज वो 6ठी बार चुनाव लड़कर 5वीं बार विधायक बना है और इन्होंने उसको नौकरी छुड़वाकर सबसे पहले राजनीति में लेकर आए। उससे ज्यादा अनुभवी कौन हो सकता है? उसकी लिमिटेशन यह है कि वो, मैंने जैसे आपको कहा कि सिंपल हार्टेड और वहां की जनता का प्रमाणिक प्रतिनिधि है। मेरे को लगता है, एक सवाल लेकिन जिस प्रकार आप पहली बार विधायक बने और इंडिकेशन जैसे मनोहर जी की तरफ जा रहा है, मनोहर लाल खट्टर की तरफ, वो पहली बार विधायक बने। हाँ, संघ के प्रचारक रहे, संगठन मंत्री रहे, लेकिन वो चेहरा सिर्फ संगठन में नोन है, ये मानना बहुत जरूरी है। वो मास लीडर नहीं है। और अगर आप वास्तव में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है कि ये दोनों नेता जो हैं अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट के लायक है। एक कहानी कही जा रही है इसमें मोदी जी का एग्जांपल, रमेश जी एक मिनट जी इसमें, और सबसे बड़ी बात एक मिनट जोड़ रहा हूं, और अनिल विज वो नेता है जो विधायक दल के पिछली बार नेता थे और जिन्होंने सबसे पहले ये कैंपेन उठाया कि बीजेपी को हरियाणा में इस बार अकेले लड़ना चाहिए और विश्नोई से समझौता तोड़कर अपने दम पर अपना संगठन खड़ा करना चाहिए। ही इज द फर्स्ट मैन जिसने ये बात कही। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर के बारे में यह कहा जाता है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे और नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा था कि मुझे लोकसभा चुनाव का टिकट उन्होंने मांगा था कि मुझे दीजिए करनाल से। तो नरेंद्र मोदी ने उनको ये बताया कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है, आपको हरियाणा का नेता बनना है, इसलिए आप लोकसभा चुनाव में जिताने के लिए काम करिए। विधानसभा जब वहां के टिकट की बातचीत हो रही थी तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाकी से मेरे लिए कोई कहना नहीं है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जहां से टिकट चाहते हैं वहां से उनको टिकट दिया जाए, मेरी एक ही मांग है। तो जाहिर है कि एक मनोहर लाल खट्टर के योग्यता की, कोई उसकी समझ को लेकर के और उनके प्रति नरेंद्र मोदी का एक विश्वास है। तो इसीलिए जो धर्मानी जी कह रहे हैं वो 100% सच है। हो सकता है कि अंतिम समय में अनिल विज ही ले जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ थोड़ा काम करने के कारण, थोड़ी एक उम्र में निकटता के कारण और संगठन का आदमी होने के कारण ये संभव है कि उसका नाम भी उस रूप में आए। अनुभव बाकी ऐसा है कि बहुत सारे जो प्रचारक होते हैं या हम सब लोग जो पत्रकार हैं, हमारा अनुभव प्रशासन का भले नहीं होता है सीधा, लेकिन देखते देखते हम लोग किसी प्रशासनिक या किसी राजनेता से कम अनुभवी नहीं होते हैं। जो काम दिया जाए तो उसी दिन से करके दिखा सकते हैं। एक नाम आप जोड़ लीजिए, आप उसमें जो लिस्ट है उसमें एक नाम जोड़ लीजिए। अवधेश जी ने जो बात कही है उस बात में मैं ये बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जो खट्टर जी के बारे में बात कही जाती है, मनोहर लाल खट्टर की कैपेबिलिटी को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। सवाल यह है कि मनोहर लाल खट्टर कैपेबल है, जिस प्रकार प्रचारक रहे हैं, प्रचारक जीवन से निकले हैं, और जब नरेंद्र मोदी वहां पर संगठन देखते थे उस समय ये प्रदेश के संगठन मंत्री थे और वो क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे। तो मुझे लगता है कि वो एक मुद्दा है, उनकी डेडिकेशन को लेकर कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। सवाल इस समय सिर्फ ये है कि जिस प्रकार उन्होंने चुनाव लड़वाया या लड़ा, जो कुछ भी किया, लेकिन वो आज मास नेता नहीं है, ये भी एक सच्चाई है। जी चलिए चूंकि समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है, दिलीप जी आपके पास पहले आते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या, बहुत संक्षिप्त में आपको क्या लग रहा है, और दूसरा आखिरी सवाल जो मेरा आपसे होगा, ये बड़ा जो आप सवाल किए कि कौन बन सकता है, नहीं
क्या लग रहा है स्थिति को लेकर के? मेरा सवाल, दूसरा एजेंडा आज हम डिस्कस नहीं कर पाए, क्या लग रहा है आपको कि इसके बाद की स्थिति क्या होगी? क्या वाकई में अब बिहार की तर्ज पे पूरा विपक्ष क्या एकजुट होता हुआ दिखाई देगा देश भर के अंदर? और दूसरा, मुख्यमंत्री के पद पे आपके पसंदीदा किरदार कौन सा आपको? मुझे लगता है कि जो लोग सियासत में हैं, जो हारे हैं और जो जीत जिनकी हुई है, जो इनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे यहाँ, सियासी दल है हमारे, मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो जो पार्टियां हारी हैं वो जाहिर है कि किसी न किसी तरह से लामबंद हो, चाहे अलायंस करे, गठबंधन करे, बीजेपी से लड़ना है उनको, तो मुझे लगता है ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, और वो होता रहा है भारत में और होते रहेगा। इसमें बस सवाल ये है कि जो प्रेजेंट डे लीडरशिप है बहुत सारी पार्टियों का, दे हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी। उनकी अपनी जमीन जो है, जिस तरह की पॉलिटिक्स वो करते थे, वो खत्म हो चुका है उनका समय। दे हैव टू रीइन्वेंट टू मीट द चैलेंज ऑफ मोदी। जो चुनौती है भाजपा की, उसको नए तरीके से उनको उससे निपटना होगा। चलिए पुष्पेंद्र जी, फाइनल कमेंट बहुत संक्षिप्त में। ये बात जो मैं समझता हूं धर्मानी साहब और दिलीप भाई और रतन भाई कह रहे हैं, उसमें सिर्फ इतनी बात है कि जो मुझे लगता है, देखिए चाहे वो हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, इस देश की राजनीति यकायक एक ही रात में नहीं बदल जाएगी। आप कुछ ऐसे सच्चे, ईमानदार, सरल लोग जो हैं एकदम इस मार्केट में नहीं आ जाएंगे। अभी राजनीति थोड़ा करवट ले रही है। मुझे लगता है कि एक जोड़ तोड़ वाला, सबको साधने वाला, सबको जुगाड़ के साथ चलने वाला, सारी चीजों करने वाला, ये तमाम सारी चीजों को साधने वाले लोग अभी हर जगह कम है। लिहाजा ये हो सकता है कि किसी के पास 5 पॉइंट हो, 2 पॉइंट ना हो, लेकिन एकदम आप ये कहें कि 24 कैरेट का कोई खरा मिल जाएगा और उसको बना दिया जाए और वो सब कुछ कर भी लेगा भारतीय राजनीति में, ये मुझे लगता है अभी थोड़ा दूर की कौड़ी। चलिए सुजीत जी, बहुत संक्षेप में एक मैं जोड़ना चाहूंगा। अवधेश जी ने जो बात कही ना, नहीं अवधेश जी ने जो बात कही, मुझे लगता है कि ये जो मैंने कल भी बात कही थी कि चाहे महाराष्ट्र है चाहे हरियाणा है, वहां पर नरेंद्र मोदी को वोट मिला है और नरेंद्र मोदी को पूरा खुला छूट होनी चाहिए कि वो किसी भी नेता को वहां पे मुख्यमंत्री बनाए जिससे वो काम ले सके। इसलिए मनोहर लाल खट्टर पे अगर वो हाथ रखते हैं या वहां पर किसी और के हाथ में रखते हैं तो ये उनको अधिकार होना चाहिए, विधायक दल को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वो उनके नाम पर जीते। तो आप बात कह रहे हैं, हाईकमान वाली बात चलेगी, हाईकमान वाली ही बात चलेगी। गलत परंपरा है, ये देश के लोकतंत्र को तोड़ने की परंपरा है। कोई लोकतंत्र नहीं टूटता है। ये कैसे पब्लिक ने चुना है? फिलहाल घटना चक्र को समेटते हैं। मुझे लगता है 24 घंटे के साथ स्थिति स्पष्ट हो जाए। घटना चक्र में इतना ही। फिर आप देखते रहिए जैम टीवी। नमस्कार।